ज्योग्राफी अफेयर्स में आप सबका स्वागत है। ह्यूमन ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, डेंसिटी को, ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं और भी बहुत कुछ। और इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक छोटी छोटी चीज़ों को, चाहे वो आपके CUET से इंपॉर्टेंट हो या आपके बोर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, उन सबको हम इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। या आप इस वीडियो को किसी और पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, नॉलेज के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, या आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, तो भी ये वीडियो आपके लिए काम आने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो पॉपुलेशन है वो किसी भी कंट्री की जो रियल वेल्थ है, वो वेल्थ होती है कंट्री की। ह्यूमन रिसोर्स ही जो होता है वो रियल रिसोर्स होता है किसी भी कंट्री का। अगर जो कंट्री में रहने वाले ह्यूमन बींग्स हैं, तो अगर वो जितने ज़्यादा अच्छे होंगे तो उस कंट्री में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो उतनी अच्छी होगी। क्योंकि आज के समय में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो डायरेक्टली टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती है। टेक्नोलॉजी तब अच्छी होगी जब आपका ह्यूमन अच्छा होगा। जब ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होगा तो टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो इकोनॉमी अच्छी होगी। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि जो पीपल है, जो लोग हैं, वो क्या है, रियल वेल्थ हैं किसी भी कंट्री के। इट इज़ पीपल हु आर एक्चुअल रिसोर्स एंड मेक यूज़ ऑफ कंट्रीज अदर रिसोर्सेज एंड डिसाइड इट पॉलिसीज़। वही लोग जो कंट्री में रहते हैं, वही कंट्री का एक रियल रिसोर्स है, वही उनके रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। देखो भाई, जैसे पेट्रोल है वो सऊदी अरेबिया में मिलता है, बट वहाँ के लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उतना टेक्नोलॉजी को नहीं जानते हैं, तो उन लोगों को क्या करना पड़ता है, बाहर से लोगों को लेके आते हैं, उनको पैसा देते हैं। तो जो लोग उनकी कंट्री में आके पैसा कमाते हैं वो अपनी कंट्री में पैसा वापस भेजते हैं। तो जो कंट्री की रियल वेल्थ है वो उसकी एजुकेटेड पॉपुलेशन है, सिर्फ रिसोर्स नहीं है। अगर पॉपुलेशन अच्छी होगी तो वही वो रिसोर्स को वहाँ के यूटिलाइज कर पाएगी, और आगे चल के जो कंट्री की पॉलिसीज़ बनती है वो भी लोग ही बनाते हैं। अल्टीमेटली जो कंट्री है, कंट्री क्या है भाई, कंट्री है ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, कंट्री क्या है, एक लोगों से बना हुआ एक ग्रुप है। तो जब वो ग्रुप अच्छा होगा, वो ग्रुप एजुकेटेड होगा, वो ग्रुप जितना ज़्यादा ही ह्यूमन ऐसा रिसोर्स का वर्क करेगा, जितना अच्छा ह्यूमन रिसोर्स होगा, वो कंट्री उतनी ही आगे जाएगी। इसके बाद इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो हाउ मैनी वुमेन एंड मैन अ कंट्री हैज़, how many children are born each year, how many people die, and how, whether they live in a cities or a village, can they read or write or work or do. These are what यू विल स्टडी अबाउट इन दिस यूनिट। इस यूनिट में आप ये सब पढ़ने वाले हो कि मतलब कितने बच्चे पैदा होते हैं, कितने मरते हैं, जो वुमेन है, मैन है, उनका नंबर क्या होता है, सिटीज़ और विलेज में लोग क्या रहते हैं, मतलब उनके बारे में पढ़े लिखे लोग कितने हैं। जब हम पॉपुलेशन डाटा की बात करते हैं तो पॉपुलेशन डेटा में इस चीज़ को इकट्ठा करते हैं। क्यों? अब आप खुद सोचो कि जो कंट्री के लीडर्स हैं, अगर उनको कोई पॉलिसी बनानी है तो वो पॉलिसी किस बेसिस पर बनाएंगे? वो पॉलिसीज़ इस बेसिस पर बनाएंगे कि हमारी कंट्री में लोग कितने रहते हैं तो उनके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनेगी। मैन कितने हैं, ठीक है, वुमेन कितनी है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनेगी। वुमेन कितनी एजुकेटेड है, कम है तो उसके एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च किया जाएगा, एक्स्ट्रा बजट निकाला जाएगा वुमेन के एजुकेशन पे। बच्चे कितने पैदा हो रहे हैं, अगर बच्चे कम पैदा हो रहे हैं तो आपको कम स्पेंडिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा पैदा हो रहे हैं तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन पे ज़्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। तो हमारे पास हर एक चीज़ का डाटा होता है, तो वही डाटा हमारे लिए रियल वेल्थ है, ऐसा जोग्राफर जॉर्ज बी ग्रिसी। सो जॉर्ज बी ग्रिसी जो पर्सन है, इनने एक बात कही थी, बहुत शानदार बात है, और इसी बात के साथ हम लोग यूनिट को आगे फर्दर बढ़ेंगे कि द एशिया जो एक कॉन्टिनेंट है, तो इस एशिया कॉन्टिनेंट में कुछ जगह ऐसी हैं वहाँ पे पीपल आर फ्यू, बहुत कम लोग रहते हैं, एंड फ्यू प्लेसेस वर पीपल आर मैनी, और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे बहुत से लोग रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हम एशिया की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है कि बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन। बट एशिया को अगर हम पूरा एनालाइज करेंगे तो नॉर्थ में है क्या, नॉर्थ में है हमारे पास साइबेरिया, नॉर्थ में हमारे पास रशिया है, नॉर्थ में हमारे पास मंचूरियन डेजर्ट है, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। बट वहीं पर ही साउथ में, बट वहीं पर साउथ पे क्या है, साउथ या साउथ ईस्ट, ठीक है, जो साउथ ईस्ट वाला एरिया है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ह्यूज है, बहुत हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, चाहे वो इंडिया हो, बांग्लादेश हो, ठीक है ना, चाहे आपका साउथ कोरिया हो, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है बाकी जगहों के हिसाब से। ठीक है, तो वो कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं कि नॉर्थ में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है और साउथ में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, वो फैक्टर कौन से हैं, वो फैक्टर को हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है ना, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये लाइन बस ध्यान से एक बार देख लेना कि एशिया है मैनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर
पीपल आर मैनी, किसने कहा था? जॉर्ज बी क्रिसी ने। आ सकता है एग्जाम में स्टार्टिंग में लिखने के लिए, बहुत अच्छी लाइन है ये तीनों, ठीक है। तो एक बार इन सबको देख लेना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड दिखता है। तो भाई जो वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है वो एक बार देखना पड़ेगा। और वो देखने से पहले एक बहुत ही अच्छी लाइन है यहाँ पे कि द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी एरिया। किसी भी जगह को जानना है तो उसकी डेमोग्राफिक देखो, उसकी पॉपुलेशन देखो कि वहाँ कितने लोग रहते हैं, ठीक है। लोगों को देख के आपको मैक्सिमम टाइम समझ में आ जाएगा कि अच्छा कम लोग रहते हैं, यानी कि वहाँ पे जो फैक्टर्स है, जो नेचुरल जो वहाँ का रीजन होगा वो उतना अच्छा नहीं होगा, मे बी पानी ज़्यादा ना हो, मे बी हार्श क्लाइमेट हो, ठीक है ना। तो किसी भी जगह के डेमोग्राफिक को देख के आप बता सकते हो कि वहाँ की जनसंख्या, वहाँ का जो मैनेजमेंट है, वह उस जगह के बारे में जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो सब डेमोग्राफी को देख के ही पता लगा सकते हो। डेमोग्राफिक जस्ट एक नंबर नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन भी है उस जगह के बारे में। जैसे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो फिर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि इंडिया की जो ज़मीन है वो काफ़ी फर्टाइल होगी, क्योंकि जो ज़मीन फर्टाइल होती है वहीं पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा मिलती है, ठीक है। इसके बाद द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर अर्थ सरफेस। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये बताता है कि कैसे जो लोग हैं वो कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, मतलब कितने कहाँ पर रहते हैं, उनकी डेंसिटी कितनी है, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगली लाइन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमको लगता है आज हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे वर्ल्ड की, लेकिन सच्चाई ये है कि जो 90% पॉपुलेशन है वो सिर्फ 10% हिस्से में ही रहती है, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन है बट पॉपुलेशन डेंसिटी भी है, बट पॉपुलेशन डेंसिटी को जो हम इस सेंस से देखेंगे कि 90% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो सिर्फ 10% हिस्से में रहती है, तो हमको कहानी समझ में आएगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पॉपुलेशन कम है, इसका मतलब ये है कि बाकी जगहों में स्नो हो सकती है, ठीक है ना, ग्लेशियर्स हो सकते हैं, डेजर्ट हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है, भाई बाकी चीज़ों के लिए भी तो लैंड यूज़ होगा ना, एग्रीकल्चर हो सकता है, ठीक है। तो बड़ी लाइन इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी कि 90% वर्ल्ड की पॉपुलेशन कहाँ रहती है? 10% लैंड एरिया पे, ठीक है। इसके बाद ये जो है ये एनसीईआरटी का डाटा है, ठीक है, कि एनसीईआरटी ने बताया कि कौन सी कंट्री मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, क्या है करके, ठीक है। बट ये जो डाटा है वो थोड़ा पुराना है, एक बात देख लेना, अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आएगा तो आपको इसी को लिखना है कि सबसे पहले कौन सा है? चाइना पहले नंबर पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा वहाँ है, फिर दूसरे में इंडिया, तीसरे में इंडिया के बाद यूएसए, ठीक है, चाइना इंडिया यूएसए के बाद इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील, फिर पाकिस्तान, फिर नाइजीरिया, फिर बांग्लादेश, फिर रशिया, फिर मैक्सिको। पर ये जो लिस्ट है वो पुरानी है, तो मेरे ख्याल से इससे तो क्वेश्चन कम ही आएगा, या आएगा तो आपके पास फ्रेश लिस्ट भी है और एनसीईआरटी की भी है, ठीक है। तो एक बार अगर 2022 के अकॉर्डिंग पूछता है तो ये वाली लिस्ट को आप तैयार रखना, ठीक है। मतलब इसको भी एक बार देख लेना, ये फ्रेश लिस्ट है। तो सबसे पहले जो पॉपुलेशन है हम लोग जानते हैं चाइना है, टॉप 5 तो याद कर ही लेना कम से कम। चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आती है इंडिया, ठीक है, हम लोग जानते हैं इंडिया दूसरे नंबर पर है। फिर यूएसए है तीसरे नंबर पर, तो वी नो दैट कि यूएसए इज़ इन द थर्ड प्लेस, ठीक है ना, और यूएसए का भी पता है। फिर इंडोनेशिया 4th नंबर पे है, इंडोनेशिया भी क्लियर होगा। फिर 5th नंबर पे ब्राज़ील नहीं है, 5th नंबर में क्या है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान ब्राज़ील से आगे है पॉपुलेशन के मामले में, तो ठीक है। फिर क्या है इसके बाद? नाइजीरिया। नाइजीरिया कहाँ की कंट्री है? नाइजीरिया है आपकी अफ्रीका की, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अफ्रीका की सबसे डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है, नहीं डेंसली नहीं, अफ्रीका की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री कौन सी है, तो वो है नाइजीरिया। अब नाइजीरिया को एक काम करना, वर्ल्ड के मैप पे जाके लोकेट करने की कोशिश करना, ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं तो इंपॉर्टेंट बन जाएगा। इसके बाद नाइजीरिया के बाद ब्राज़ील। ब्राज़ील कहाँ की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है? वो हो जाएगी साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका कहाँ है पहले वो देखना, फिर ब्राज़ील को मैप में लोकेट करना। फिर बांग्लादेश तो एशिया की है। फिर रशिया भी एशिया की है। फिर मैक्सिको साउथ अमेरिका की है, ठीक है। तो इनको देखने के बाद हमको एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि वर्ल्ड की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन वाली कंट्री, चाहे वो चाइना हो, इंडिया हो, इंडोनेशिया हो, पाकिस्तान हो, ठीक है ना, बांग्लादेश हो, रशिया हो, वो मैक्सिमम कंट्री कहाँ मिलेगी आपको? एशिया में मिलेगी। इसी वजह से जो 60%, ठीक है, 60% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है? ऑलमोस्ट 60% एशिया में रहती है, ठीक है। तो यहाँ से डेटा देख के आप बता सकते हो कि टॉप 10 कंट्रीज में से 6 कहाँ है? एशिया में है, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट डेटा में पढ़ते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो अगर एग्जाम में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए आ जाएगा तो सबसे पहले ये वाला याद रखना, ठीक है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है? कितनी पॉपुलेशन है पर कितना एरिया है, ठीक है। पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ठीक है। ये एरिया स्क्वायर किलोमीटर में होता है, क्योंकि एरिया कोई लाइन नहीं है जो किलोमीटर में होगा।
ठीक है। एरिया क्या हुआ, स्क्वायर में होगा, स्क्वायर किलोमीटर, जैसे घर का एरिया स्क्वायर में होता है ना, वैसे ही कंट्री का एरिया भी स्क्वायर में होता है, पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर, यही है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पहले ये लिख देना, पहले ये बना देना, उसके बाद एक डेफिनेशन लिख देना, ठीक है ना, कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, दो लाइन हो जाएगी, दो चीज़ हो जाएगी, एक तो ये फॉर्मूला जैसा और दूसरा वो डेफिनेशन। ठीक है, इसके बाद डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में थोड़ा बहुत एक्सटर्नल भी लिख सकते हो आप अपने मन से, ठीक है ना, और या फिर जो डाटा एनसीईआरटी का है उसी को थोड़ा ध्यान में हो तो वो भी लिख सकते हो। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, कि इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ पीपल टू द नंबर ऑफ साइज ऑफ लैंड। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल कितने हैं अपॉन कितना साइज है लैंड का, यही है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, इसके बाद डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को फर्दर डिस्क्राइब करने के लिए आएगा तो बता देना जो पीछे पढ़ा हुआ था हमने। ठीक है, कि किसी भी जगह की डेंसिटी जो होती है उनको कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो तो आगे पढ़ेंगे खैर। ठीक है, पॉपुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और कहीं पे पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ कहाँ पे कम है। एशिया में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ में ज़्यादा है, चाइना में ज़्यादा है, इंडिया में ज़्यादा है। ठीक है, लिख सकते हो आप जो भी पीछे हमने पढ़ा था अभी तक उसी को। बट ये जो यहाँ पर डेटा दिए गए हैं ना, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि रीजन वाइज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, एशिया की पॉपुलेशन कितनी, देखो ये याद तो नहीं करना है कि एशिया की पॉपुलेशन कितनी है, पर करोड़ों में कर सकते हो। ठीक है ना, कि एशिया की पॉपुलेशन 400 करोड़ के आसपास है, तो 7 बिलियन में से 400 करोड़ के आसपास बहुत होता है। इंडिया में रहता है, परसेंटेज निकालूंगा तो 60% के आसपास आएगा, 59.5 के आसपास। ठीक है ना, ये तो याद कर सकते हो ना, ये पॉपुलेशन कितना परसेंटेज, सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे कम किसका है, सीरीज़ के वाइज में याद करना भी ज़रूरी है। याद नहीं करोगे तो एक बार देख लेना। ठीक है, और मतलब 2-2 3-3 दिन में एक एक बार खाली इसको एक नज़र देखोगे भी तब भी याद हो जाएगा ये। एक दिन में तो याद होता भी नहीं है और एक दिन में याद करना भी नहीं होता है। ठीक है, रोज़ थोड़ा थोड़ा देखना होता है, डेटा होते हैं ये। ठीक है, डेटा जितना भी है एनसीईआरटी के अंदर सब एक बार देखना जरूरी है, इससे बेसिस में क्वेश्चन आते हैं और वो आप लिख सकते हो अगर डेटा थोड़ा बहुत माइंड में होगा तो वो माइंड में तभी होगा तो बार बार उसको देख के प्रैक्टिस करी होगी तो सबसे पहले अगर आ सकता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से कॉन्टिनेंट पे है, एशिया में। एशिया के बाद दूसरे नंबर पे अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, एशिया अफ्रीका, अफ्रीका के बाद कहाँ है, यूरोप में है। ठीक है, एशिया अफ्रीका यूरोप में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। यूरोप के बाद लैटिन अमेरिका एंड कैम्ब्रियन, ये लैटिन अमेरिका वही है मतलब साउथ अमेरिका को बोलते हैं। ठीक है ना, और कैम्ब्रियन पता ही होगा, कैम्ब्रियन ओशन वो वेस्ट इंडीज़ वाला। ठीक है, इसके बाद कौन सी कॉन्टिनेंट में है पॉपुलेशन, नॉर्थ अमेरिका में, फिर ओशनिया, ओशनिया वही ऑस्ट्रेलिया प्लस जो सराउंडिंग उसके जो कॉन्टिनेंट वगैरह, न्यूजीलैंड वगैरह, पपुआ न्यू गुआना या छोटे मोटे जो आइलैंड वहाँ पे आ जाते हैं, फिजी वगैरह, तो वो सब इंक्लूड करके हम ओशनिया बोल देते हैं। तो ये डाउन में भी याद कर लेना, याद के एक बार देख लेना इसको, आपको खुद ही याद हो जाएगा, किसी को याद कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर जो ये वर्ल्ड की जो परसेंटेज है वो एक बार ज़रूर देख के जाना कि एशिया की कितनी है 59.5, अफ्रीका की कितनी है, यूरोप की कितनी है, लैटिन अमेरिका की कितनी है 8.5% के अराउंड, नॉर्थ अमेरिका की कितनी है, ओशिनिया की वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी है, ये ज़रूरी हो जाता है। और ये तो इतना देखना नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से, ये नहीं आते इससे क्वेश्चंस। ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट ये वर्ल्ड परसेंटेज तो देखना पड़ेगा। बाकी सब कुछ जो है वो एक बार तो देख लेना उसको, बाकी जो ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट हो जाती है इसको रोज़ थोड़ा थोड़ा, रोज़ मतलब कि हफ्ते में एक बार खाली पन्ने पलटा के देख लिया तो 3-4 बार भी देखोगे तो मोटा मोटा आइडिया आ जाता है कि क्या कंटेक्स्ट है इसका। ठीक है, इसके बाद फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को, कि वो कौन से फैक्टर्स है भाई, कोई तो फैक्टर्स होते होंगे ना कि कहीं पॉपुलेशन ज़्यादा है कहीं कम है। तो जोग्राफिकल फैक्टर्स देख लेते हैं सबसे पहले। बहुत सारे तरीके के फैक्टर्स है, जैसे जोग्राफिकल, इकोनॉमिकल, ठीक है, सोशल फैक्टर भी हो सकते हैं। तो जोग्राफिकल फैक्टर्स, ठीक है, भौगोलिक फैक्टर्स के अंदर क्या क्या आ सकता है। ये सबसे पहले अवेबिलिटी ऑफ वाटर, नाम में ही पता है और वैसे भी हम लोग जनरल है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो खुद से भी आंसर लिख सकते हो ये, कि जैसे अवेबिलिटी ऑफ वाटर सबको पता है, जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। पहले के समय में भी क्या होता था कि जो नगर बस रहे हैं, जहाँ राज्य का किंगडम है उसके पास में कोई लेक होती थी या बड़ी रिवर होती थी, तो वाटर की अवेबिलिटी तो चाहिए ना, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर होगा तो ही एग्रीकल्चर वगैरह या बाकी चीज़ें होंगी, तो हमें वाटर तो चाहिए, तो अवेबिलिटी ऑफ वाटर। इसके आगे जो थोड़ी बहुत लाइनें लिख सकते हो, पीपल प्रेफर टू लिव नियर एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज़ ईजिली अवेलेबल। ठीक है ना, फ्रेश वाटर इज़ ईजिली अवेलेबल, तो वहाँ लोग रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा पॉइंट हो जाएगा लैंडफॉर्म। ऑब्वियस ही बात है, ये भी कॉमन सेंस है कि जहाँ पे जो प्लेन ज़मीन होती है, ठीक है, वहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है। ठीक है ना, वहाँ पे रोड, रेल वगैरह, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत अच्छे से हो सकती है। तो लैंडफॉर्म भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आपको पता होगा कि प्लेन्स में ही पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, पहाड़ों में कम होती है, प्लेट्यूस में कम होती है। ठीक है ना, इसके अलावा क्लाइमेट,
अब ऑब्वियस सी बात है भाई, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती होगी या जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती होगी, ठंडी रशिया वाला इलाका, यूरोप का नॉर्थ वाला इलाका पॉपुलेशन कम है, गर्मी सऊदी अरेबिया वगैरह जहाँ डेजर्ट वगैरह है, ठीक है ना, थार वगैरह ही देख लो इंडिया का, ठीक है ना, सहारा डेजर्ट देख लो, तो वहाँ पर पॉपुलेशन कम है, तो क्लाइमेट भी अफेक्ट करता है। जहाँ का क्लाइमेट अच्छा होगा, बारिश अच्छी हो रही है, धूप अच्छी आ रही है, मौसम खुला खुला है, तो वहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी। इसके बाद है सॉइल, ठीक है, सॉइल क्या है, सॉइल भी अफेक्ट करता है पॉपुलेशन को। कैसे? जैसे सॉइल अच्छी होगी तो एग्रीकल्चर होगा, जहाँ एग्रीकल्चर वहाँ पे एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई एक्टिविटी होने लग जाएगी, ठीक है, तो फिर सॉइल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो समझ गए होगे इस बात से, ठीक है ना। एग्रीकल्चर इज इक्वल टू व्हाट, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। फॉर एग्जांपल यूपी एंड बिहार, ये एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, यूपी और बिहार का बहुत फेमस एग्जांपल है, ठीक है। इसके बाद जोग्राफिकल फैक्टर हो गया, फिर इकोनॉमिक फैक्टर है, ठीक है। एक बार देखना होता है बस, ये बार बार देखने की ज़रूरत नहीं होती, एक बार देखोगे याद हो जाएगा, ठीक है, एक बार बस अच्छे से देख लो इसको। वैसे भी यहाँ पे सब चीज़ क्लियर है, एनसीईआरटी ने जो डाटा दिया हुआ है सब यहाँ इंक्लूड किया हुआ है। इकोनॉमिक फैक्टर में फर्स्ट है मिनरल वाला। तो जो कई सारी इंडस्ट्रीज़ होती है तो जो मिनरल पे बेस्ड होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन में, चाहे वो पहाड़ पे है, ठीक है, वहाँ पे कुछ हमें मिनरल मिला हुआ है, तो क्या होगा ना, अगर किसी कंपनी को पता है कि हम जैसे मिनरल निकाल सकते हैं और ये मिनरल निकालना हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, यानी कि हम यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करेंगे 300 करोड़ की, 300 करोड़ में लोगों को रोजगार देना, इंडस्ट्रीज लगाना वगैरह वगैरह हो जाएगा, और जो हम मिनरल एक्सट्रैक्ट करेंगे 5 साल के अंदर वो हम करेंगे 2000 करोड़ तक का, ठीक है। तो वो इंडस्ट्री यहाँ पर आके क्या हो जाएगी, यहाँ पर आके अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर लेगी। अब इंडस्ट्री सेटअप करेगी तो इसके साथ यहाँ पे लोग आएंगे काम करने वाले, ठीक है, हाउसेज बनेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये क्या हुआ, ये भी एक फैक्टर है जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है, ठीक है। कोई भी लोकेशन चाहे बंजर ही क्यों ना हो, अगर वहाँ पे कोई मिनरल मिल रहा है तो मिनरल मिलने के साथ वहाँ पे इंडस्ट्री आएगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है। ये भी एक फैक्टर हो गया, इकोनॉमिक फैक्टर बोलते हैं इकोनॉमिक के लिए। दूसरा है अर्बनाइजेशन। अब भाई हम लोग जानते हैं जैसे दिल्ली मुंबई वगैरह शहर होते हैं, ठीक है, शहर में क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, छोटे छोटे काम करने के लिए लोग बाहर से अंदर आते रहते हैं सिटी के, ठीक है। और सिटी के अंदर आते हैं क्योंकि सिटी में काम होता है, लोगों को काम चाहिए, ठीक है। और वहाँ पे सर्विसेज होती है, अब सर्विसेज कौन देगा भाई, जो बाहर से माइग्रेंट्स आ रहे हैं वही तो देंगे ना। तो अर्बनाइजेशन जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे वहाँ पे अच्छी एजुकेशन होती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ होगी जो आपको सिटीज़ के अंदर मिलेगी, ठीक है ना, अर्बन एरियाज़ के अंदर मिलेगी जो बाकी जगहों नहीं मिलेगी। तो ये जो चीज़ें हैं वो अट्रैक्ट कर रही है लोगों को, और ये भी क्या बन रहा है, पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने का फैक्टर बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन वहाँ पे बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना, यातायात के जो साधन है, ठीक है। तो इन सब कारणों की वजह से लोग रूरल से अर्बन की तरफ को माइग्रेट करते हैं, ठीक है। तो समझ गए होगे आप। और इसके बाद जो तीसरा फैक्टर है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो हमको पता है कि देखो कहीं पे कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगी, सपोज करो कि एक इलाका है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, बट वहाँ पे एक इंडस्ट्री लगी है, कौन सी बोलूँ, आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री लगी है, ठीक है। तो आयरन एंड स्टील की जो इंडस्ट्री यहाँ पर लगी है, तो वो इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती है, बहुत ह्यूज इंडस्ट्री होती है, और ये एक इंडस्ट्री अपने साथ और भी बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्री लेको आती है, और ये इंडस्ट्रीज़ को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल क्लस्टर। अब जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर वाला रीजन है भाई, इंडस्ट्रियल क्लस्टर में क्या होगा, मशीनें होंगी, रोबोट होगा, नहीं नहीं नहीं, लोग होंगे भाई। इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए लोग चाहिए, स्किल्ड सेमी स्किल्ड लोग चाहिए, तो लोग आएंगे यहाँ पे, बिल्डिंग बनेगी, ठीक है, लोग आएंगे, बिल्डिंग बनेगी, लोग रहेंगे तो यहाँ पे स्कूल बनेगा, अस्पताल बनेगा, ठीक है, गार्डन्स वगैरह बनेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। तो एक जगह जहाँ पर लोग बहुत कम थे, तो वहाँ पर बस एक इंडस्ट्री आने से, और इंडस्ट्रीज़ के साथ बाकी इसके रिलेटिव इंडस्ट्री आने से तो क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ी। तो ये भी एक कारक है, एक चीज़ है, एक फैक्टर है जिसकी वजह से पॉपुलेशन किसी भी इलाके की इंक्रीज़ होती है। होप कि आप समझ गए होंगे इस चीज़ को, ठीक है। पढ़ लेते हैं एक बार इसको। इंडस्ट्रियल बेल्ट प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटी, वही बात है, जॉब होती है, अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, ठीक है। और इसके अलावा दो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं यहाँ पर आते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑपरेटर, शॉपकीपर्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है, बैंक एम्प्लॉय यहाँ पर आते हैं, डॉक्टर्स आएंगे, टीचर्स आएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, सर्विस सेक्टर बढ़ेगा। अब इसका एग्जाम्पल भी है कोबे ओसाका रीजन जो जापान का है, ठीक है ना। ये पहले इतना पॉपुलेटेड नहीं था, लेकिन जब से यहाँ पे इंडस्ट्रीज आई है, जो हाई इंडस्ट्रियल बेल्ट लगी है, तो उसकी वजह से यहाँ पे लोगों की पॉपुलेशन बढ़ने लगी। अब ये मत सोचना कि सर खाली आयरन एंड स्टील आने से कैसे एक जगह की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, भाई बढ़ जाएगी ना। आयरन एंड स्टील आएगा तो उसके साथ जो होगा तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल कार की इंडस्ट्री आ जाएगी वहाँ पे। कार को स्टील चाहिए होता है, जो हमारी घर को देखो आप अपने, हर जगह पे कहीं ना कहीं स्टील यूज़ हो रहा होगा, पंखे में हो रहा होगा, तो वो कहाँ से जाएगा, स्टील यहीं से जाएगा मैन्युफैक्चर होके,
ठीक है ना। तो एक इंडस्ट्री बहुत सारी इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करती है और वो साथ में मिलकर बनाते हैं अर्बन क्लस्टर, और वही अर्बन क्लस्टर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ है। तो ये इसका एग्जाम्पल है कि ये पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा है। इसके बाद सोशल और कल्चरल फैक्टर। अब देखो सोशल और कल्चरल फैक्टर ऐसा फैक्टर है जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना पानी की ना जगहों की, ठीक है ना। आपको कहीं पे आस्था पता है ना कि यही जगह है जो आस्था का प्रतीक है, तो लोग वहाँ पे खाली आस्था के लिए जाएंगे, खाली घूमने के लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे उज्जैन हो गया, उज्जैन महाकाल। अब उज्जैन में तो वैसे रिवर भी है, बट उज्जैन बहुत पौराणिक जगह है। या वाराणसी हो गया, वाराणसी भी बहुत प्राचीन जगह है, तो जिसको किसी अलग पहचान की ज़रूरत नहीं है। लोग वहाँ पे सिर्फ रिलीजियस कारणों की वजह से भी जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो सऊदी अरेबिया, मक्का हो गया या जेरूसलम हो गया, या मतलब ऐसी कोई भी इलाके, वेटिकन सिटी, ठीक है, ये जो इलाके हैं ये एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए जाने जाते हैं, और यहाँ पे लोग रिलीजन के लिए आ जाते हैं। तो सोशल एंड कल्चरल फैक्टर में रिलीजियस, ठीक है, या फिर कल्चरल सिग्निफिकेंस किसी जगह की वो मायने रखती है, कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी का, कि मतलब किस तरीके से डिफाइन करेंगे, डिफरेंट टर्म्स क्या होते हैं, तो एक बार वो सब देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो कंफ्यूज नहीं करना है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है मैं बता देता हूँ, एक बार बताऊँगा अच्छे से याद हो जाएगा। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है कि इस समय कितनी पॉपुलेशन थी, ठीक है। अब इस समय कितनी पॉपुलेशन है नंबर में, पहले 1 करोड़ थी, अब 2 करोड़ है, तो हमें एग्जैक्ट नंबर पे, ये है हमारी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ना परसेंटेज चाहिए ना कुछ और चाहिए, हमें एग्जैक्ट नंबर चाहिए। इस समय इतनी पॉपुलेशन थी तो इतनी, इस समय इतनी पॉपुलेशन हो चुकी है, 1 से 2 करोड़ लोग हो चुके हैं ग्रोथ होने के बाद, ठीक है। तो ग्रोथ कितना हुआ यहाँ पे, 1 से 2 करोड़ की पहले 1 थी अब 2 हो गई, तो 1 करोड़ का ग्रोथ हो गया। तो हमें एग्जैक्टली नंबर चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में कितनी पॉपुलेशन थी, ये लिखा है यहाँ पे, चेंज ऑफ पॉपुलेशन पर्टिकुलरली एक एरिया में बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम, की एक पॉइंट में कितनी थी दूसरे पॉइंट पे कितनी है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, इफ़ वी डिडक्ट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, 2011 में इंडिया की जो पॉपुलेशन थी कितनी थी, 102 करोड़ के आसपास थी। फिर 2011 में कितनी हो गई, 121 करोड़ के आसपास हो गई। तो ये एग्जैक्ट नंबर है ना, ये है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। वहीं पे अगर आपसे ग्रोथ रेट पूछ लेगा तो भाई ग्रोथ रेट नंबर पे नहीं होता, ग्रोथ रेट होता है परसेंटेज पे, ठीक है ना। कभी एमसीक्यूज में आ जाएगा ग्रोथ रेट में क्या होता है, नंबर होता है, परसेंटेज तो क्या होता है, परसेंटेज। और ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में क्या होता है, खाली नंबर। इसके बाद नेचुरल ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ क्या होगी किसी जगह की, कितने बच्चे पैदा हुए, बर्थ रेट माइनस कितने बच्चे मरे, डेथ रेट। बच्चे मतलब कि लोग कितने मरे, ठीक है ना, कितने लोग पैदा हुए कितने लोग मरे, ये हो गया नेचुरल ग्रोथ, जो नेचुरल कारण की वजह से होता है। बट जो एक्चुअल ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की वो ये नहीं होती है, वो क्या होती है, वो ये होती है। ये क्या है, एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है, बर्थ को हम डेथ से माइनस करेंगे, ये तो सेम रहेगा, पर हमें यहाँ पे जो लोग आपकी स्टेट में, आपकी कंट्री में बाहर से आ भी तो रहे होंगे, तो उनको ऐड भी करना होगा इन माइग्रेशन। और कुछ लोग आपकी कंट्री से बाहर जा रहे होंगे, वो आउट माइग्रेशन में आ जाएंगे, ठीक है, उनको हमको माइनस करना पड़ेगा। तो जब हम डेथ माइनस बर्थ को में हैं, जब हम माइग्रेशन को जो आपकी कंट्री में आ रहे हैं उनको ऐड करते हैं, और जो आपकी कंट्री से बाहर जा रहे हैं उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये बनता है एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। होप कि समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ये भी एक टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है। अब देखो बहुत इजी है, पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कोई टफ नहीं है। पॉजिटिव ग्रोथ का मतलब क्या है कि जब बर्थ रेट क्या है, ज़्यादा है, जब बर्थ रेट ज़्यादा है किसी कंपैरिजन में डेथ रेट के कंपैरिजन, यानी कि बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं मर कम रहे हैं, मतलब लोग ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और मरने वाले लोगों की संख्या कम है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो पॉपुलेशन प्लस में है, प्लस में है तो पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब बर्थ रेट का ज़्यादा होना, डेथ रेट का कम होना बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना। और इसके अलावा यहाँ पे जब वेन द फ्रॉम अदर कंट्रीज माइग्रेंट परमानेंटली टू वो किसी रीजन में आ जाते हैं बाहर से, तो वो भी पॉजिटिव ग्रोथ है, ठीक है ना। बट अगर हम नेगेटिव ग्रोथ की बात करते हैं तो भाई या तो आपकी कंट्री से लोग बाहर जा रहे होंगे या डेथ रेट ज़्यादा हो रही होगी। इफ़ द डिक्रीज बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ नोन एज अ नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगी, नेगेटिव में रहेगी, डिक्रीज हो रही है। अब ये हो सकता है या तो आपका बर्थ रेट बहुत कम हो गया, जरूरी नहीं डेथ रेट हाई हो, या हो सकता है कि बर्थ रेट ही आपका कम हो गया हो, या हो सकता है कि जो डेथ रेट है, मरने वालों का रेट है, वो बहुत हाई हो गया किसी महामारी के कारण या किसी और रीजन के कारण, ठीक है। या जो पीपल है वो माइग्रेट कर रहे हैं आपकी कंट्री से दूसरी कंट्री में, ठीक है। समझ गए होगे, सब ईजी हैं, कोई टफ तो है नहीं, एक बार देखना है बस, फिर एक बार देखते ही समझ जाएंगे, ठीक है। फिर खाली रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी,
रिविजन की ज़रूरत तो पड़ती ही है। इसके बाद है कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो हमारे पास 3 कंपोनेंट होते हैं पॉपुलेशन चेंज के, एक होता है बर्थ, एक होता है डेथ, एक होता है माइग्रेशन। ठीक है ना, कितने लोग पैदा हुए, बर्थ, डेथ, मरे, माइग्रेशन मतलब कि जो अंदर गए बाहर गए वगैरह, यही है पॉपुलेशन चेंज के 3 कारक, 3 कंपोनेंट। ठीक है। इसके बाद पॉपुलेशन जो होती है वो 2 तरीके की होती है पॉपुलेशन, मतलब एक बर्थ रेट, एक होता है डेथ रेट। तो ये होता है एक चीज़, तो क्रूथ बर्थ रेट बोलते हैं। क्रूथ बर्थ रेट एग्जाम में आएगा क्योंकि आपकी बुक में गिवन है। तो क्या होगा क्रूथ बर्थ रेट, पहले डेफिनेशन वगैरह छोड़ देते हैं। तो क्रूथ बर्थ रेट का मतलब सिंपल से ये होता है कि एक साल में आपकी कंट्री के अंदर कितने बच्चे पैदा हुए, ठीक है, लाइव बर्थ इन अ ईयर, ठीक है, अपॉन आपकी जिस साल का आप निकाल लो उस साल की मिड में, ठीक है, पॉपुलेशन कितनी थी, क्या पॉपुलेशन कितनी थी एक कंट्री की उस मिड में, ठीक है ना, इनटू 1000। यही होता है क्रूथ बर्थ रेट। और यहाँ पर डेथ रेट हो जाएगा तो ये पॉपुलेशन सेम रहेगी मिड की और 1000 सेम रहेगा। बस यहाँ पे जो आपका एक साल में जो यहाँ पे बर्थ था, बर्थ की जगह पे आ जाएगा डेथ कितनी हुई थी, ठीक है, यही है। तो यहाँ पर क्रूथ बर्थ रेट को हम देखेंगे तो क्या है यहाँ पे कि लाइव नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर, कितने बच्चे पैदा हुए, ठीक है ना, पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना। 1000 की जो पॉपुलेशन के अंदर, 1000 की पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है ना, कितने बच्चे साल में पैदा हुए, ये क्या हो जाएगा क्रूथ बर्थ रेट। ठीक है भाई, क्रूथ डेथ रेट क्या होगा, ठीक है, नंबर ऑफ डेथ इन पर्टिकुलर ईयर, ठीक है, किसी साल में कितनी डेथ होती है। जैसे 2022 का निकालना है तो 2022 में कितनी डेथ हुई, 2021 का निकालेंगे, वैसे 2022 अभी पूरा नहीं हुआ, 2021 में कितनी डेथ हुई, और 2021 के 21 में जो पर 1000 पॉपुलेशन में कितनी डेथ हुई, ठीक है, ये सब है। ठीक है, पर 1000 मतलब कि 1000 में से निकालते हैं ना, कि मतलब टोटल निकालेंगे फिर 1000 एवरेज कर लेंगे वगैरह, लेकिन फार्मूला यही लिखा जाता है कि टोटल डेथ कितना, नंबर ऑफ डेथ किसी पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है ना, पर 1000, ठीक है ना, पर 1000 मतलब 1000 लोगों में कि कितनी डेथ होती है, ठीक है, नंबर ऑफ डेथ इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर रीजन। बट आप इसका फॉर्मूला लिखोगे तो फॉर्मूले में क्या होता है, डेथ आती है, डेथ क्या हो गई, नंबर ऑफ डेथ हो गई डी सीधे डी। पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन याद रखना ये पॉपुलेशन पूरे साल की नहीं है, ये आपकी साल के मिड की है, ठीक है, ऑन एन एवरेज स्टार्टिंग की पॉपुलेशन लास्ट की पॉपुलेशन अपॉन 2, या किसी और मेथड से हर मंथ की निकाल के अपॉन 12 करके, ठीक है ना। तो हमें मिड ईयर की पॉपुलेशन निकालनी है तो हम मीन निकालेंगे, तो ये पी क्या है, मीन है मिड ईयर की, इनटू 1000, ठीक है ना, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पर 1000 में कितनी डेथ हुई है मिल जाएगा। यहाँ पर भी वही है, पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक पर 1000 में कितने बर्थ हुए हैं वो हमको मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, खाली एक बार पढ़ना है, इसको सब समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, सबसे पहले माइग्रेशन हम लोग जानते हैं, अगर एग्जाम में आ गया माइग्रेशन लिखने के लिए तो क्या लिखोगे भाई, सीधी सी बात है, इजी सी डेफिनेशन है, एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, फालतू का दिमाग नहीं लगाना है, एक बार पढ़ना है याद हो जाएगा। व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द प्लेस दे मूव इज कॉल्ड प्लेस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, द प्लेस दे मूव फ्रॉम जहाँ से वो बाहर को आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई इंडिया से बाहर जा रहा है तो इंडिया क्या होगा इसके लिए, प्लेस ऑफ ओरिजिन। और जिस जगह पर जा रहे हैं, सपोज करो अमेरिका में जा रहे हैं, यूएसए में जा रहे हैं, तो यूएसए क्या हो गया, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। सिंपल सी बात है, माइग्रेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत अच्छी लाइन है। जहाँ से निकल रहे हैं वो हो गया प्लेस ऑफ ओरिजिन, वहाँ पैदा हुए थे, जहाँ जा रहे हैं प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, ये तो सबको आता है और इतना ही लिखना है स्टार्टिंग में, ठीक है। इसके बाद माइग्रेशन में भी इंटरप्रेटेड एज स्पॉन्टेनियस अफेक्ट टू अचीव अ बेटर बैलेंस बिटवीन अ पॉपुलेशन एंड द रिसोर्स। माइग्रेशन क्या है, एक स्पॉन्टेनियस अफेक्ट है टू अचीव अ बेटर बैलेंस बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द रिसोर्सेज, ठीक है ना। अब सपोज करो कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन में लोग बहुत ज़्यादा हो गए, अब यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा है बस रिसोर्सेज बहुत कम है, तो हो सकता है कि लोग यहाँ से यहाँ पे चले जाए, यहाँ पे लोग कम है रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन जो होता है, माइग्रेशन जो होता है वो कई बार बैलेंस के लिए भी होता है, ठीक है ना। कि कहीं पे यहाँ पे सपोज करो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे एजुकेशन का स्तर गिर गया है, वाटर बहुत पुअर है, ठीक है ना, और फूड बहुत अच्छा नहीं है, तो लोग यहाँ से यहाँ चले गए, एक बैलेंस अपने आप नेचुरली बन जाता है और ऐसा नेचुरली होता है, ठीक है ना। इसके बाद माइग्रेशन में भी परमानेंट, टेम्पररी और सीजनल, ठीक है ना। हमको पता है भाई परमानेंट मतलब कि कोई बंदा यहाँ से अमेरिका जा रहा है, सेटल हो गया, परमानेंट हो गया। टेम्पररी जॉब के लिए जा रहा है, बाद में वापस जाएगा, ठीक है ना, जैसे दुबई में जाते हैं लोग, यूएई में जाते हैं वगैरह वगैरह। तो वैसे ही सीजनल क्या हुआ, सीजनल टूरिज्म में कि जैसे बहुत ठंडा हो गया, ठीक है, तो साउथ में चले गए, ठीक है ना, गर्मी जाड़ों का टाइम था तो लोग अभी साउथ की तरफ को जाते हैं, और जब गर्मी का टाइम आएगा तो साउथ वाले नॉर्थ की तरफ को आते हैं, ठीक है। नॉर्थ में उत्तराखंड, या नॉर्थ में आप रशिया का एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है, इक्वेटर वाले रशिया जा रहे हैं। और गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, नहीं जाड़ों के टाइम पे क्या होता है, रशिया वाले आ जाते हैं कहाँ को, इक्वेटर में, इंडिया में,
वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये क्या हो गया सीजनल। इट में टेक फ्रॉम रूरल टू रूरल एरियाज़ और रूरल टू अर्बन एरियाज़ भी हो सकता है। देखो गांव से गांव में भी माइग्रेशन होता है, गांव से शहर में भी होता है और शहर से शहर में भी होता है और शहर से गांव में भी होता है, बट शहर से गांव में कम होता है, ठीक है। ये तो कॉमन है, इतना तो लिख सकते हो, इसमें कुछ डिफिकल्ट वगैरह है नहीं, आराम से लिख लोगे, मज़ा आएगा माइग्रेशन में कोई पूछेगा तो लिखने में, क्योंकि ये 3 डेटा काफ़ी हैं, बहुत कुछ लिख सकते हो इनको बेसिक बना के, ठीक है। इसके बाद है इमिग्रेशन और माइग्रेशन, ठीक है। एक ये आई वाला एक ई वाला, तो इनमें क्या अंतर है वो देख लेते हैं। जो आई वाला इमिग्रेशन होता है वो क्या होता है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो नई प्लेसेस में जा रहे हैं, तो उनको आई वाला इमिग्रेंट्स बोलते हैं, ठीक है। माइग्रेंट हु मूव इनटू अ न्यू प्लेसेस आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स। वहीं पे जो ई वाला इमिग्रेशन है वो क्या है, माइग्रेंट हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस इज कॉल्ड इमिग्रेंट्स, ठीक है ना, ई माइग्रेंट्स, ठीक है ना, जो किसी जगह से बाहर आते हैं। आई वाले में किसी नई प्लेस में जाते हैं, ई वाले में किसी नई प्लेस में आते हैं, किसी नई प्लेस से आते हैं, ठीक है ना। मूव आउट ऑफ अ प्लेस, किसी जगह से बाहर आते हैं, तो वो क्या हो गया, ई वाला माइग्रेशन हो गया, ठीक है। तो 1-2 बार देखना है इसको, फिर समझ जाओगे, ठीक है ना। एग्ज़ाम से पहले जस्ट देखोगे तो शायद कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन 1-2 बार देखा होगा, फिर एग्ज़ाम के सुबह सुबह खाली इसको खाली बार रिवाइज करने के लिए 1 सेकंड का टाइम दोगे तो आई और ई वाले में अंतर क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। एक बार तो देखना पड़ेगा और हो जाएगा ये आराम से, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं माइग्रेशन को, देखो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हमने करी थी, अब यहाँ पर बात करेंगे माइग्रेशन। देखो भाई माइग्रेशन होता है तो क्यों होता है, कौन से फैक्टर है उनको अफेक्ट करने वाले, वो देख लेते हैं। तो 2 फैक्टर बहुत फेमस आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं, पुश और पुल। देखो भैया पुश का मतलब जो धक्का दे रहा है, सपोज को तो किसी इलाके में गुंडागर्दी बहुत है तो लोग वहाँ से बाहर को जाएंगे, पुश फैक्टर। पुल फैक्टर, किसी जगह में बहुत अच्छी लोकेशन है, जॉब बहुत ज़्यादा है, वाटर अच्छा है, खाना अच्छा है, एजुकेशन अच्छी है, तो लोग वहाँ जाएंगे, वो खींच रहा है लोगों को, पुल फैक्टर सिंपल लैंग्वेज में। अब देखते हैं एनसीईआरटी का डाटा, ठीक है। पुश फैक्टर क्या हुआ, पुश फैक्टर मेक द प्लेस ऑफ ऑरिजिन, जहाँ आप रहते हो, प्लेस ऑफ ऑरिजिन जहाँ पैदा हुए आप, ठीक है, सीम्स लेस अट्रैक्टिव, उसको थोड़ा सा बेकार दिखाता है या लेस अट्रैक्टिव दिखाता है। कुछ रीजन्स होते हैं जो वहाँ पर होंगे, जैसे कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी, ठीक है, लोग बहुत पुअर लोग लिविंग कंडीशन में है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, गुंडागर्दी ज़्यादा है, ठीक है, नेता वगैरह सब भ्रष्ट हैं, अनप्लीजेंट क्लाइमेट बेकार है, नेचुरल डिजीज़ है, कोई भी फैक्टर हो सकता है इनमें से, एपिडेमिक है, कोई बीमारी फैली हुई है उस पर्टिकुलर इलाके में, या सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ठीक है ना, बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, ठीक है ना, मालवा प्लेट्यू में या मतलब छत्तीसगढ़ झारखंड के इलाके से कहीं पे मतलब ऐसा पर्टिकुलर इलाका है जो एकदम फॉरेस्टेड है, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं है या फिर सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, तो ये सब क्या होगा, ये सब फैक्टर हो गए, ठीक है। जितने भी गलत गलत चीज़ें याद आती हैं उनको आप पुश फैक्टर के अंदर डाल सकते हैं। बुक की लैंग्वेज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने मन से एक बार पढ़ो, फिर मेरे ख्याल से तो एग्ज़ाम से पहले पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद दूसरा है पुल फैक्टर, ठीक है ना, जो आपको अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है, जो हमारी फेवरेट डेस्टिनेशन बन जाती है, ठीक है ना, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना, और या बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के अलावा और भी चीज़ें आ सकती हैं, वहाँ पे अच्छे रिसोर्सेज होंगे, वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है, एजुकेशन अच्छी मिल रही होगी, फूड अच्छा मिल रहा होगा, वाटर अच्छा होगा, ठीक है ना, या बिजनेस के लिए अच्छा इन्वायरमेंट होगा। तो ये क्या हो गया, 2 फैक्टर हो गए जो इन्फ्लुएंस करते हैं माइग्रेशन को। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रेंड इन पॉपुलेशन ग्रोथ, तो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो ट्रेंड है वो क्या होगा भाई, ये ट्रेंड इन पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या है यहाँ पे, तो सीधी सी बात है कि ये आपको ये बताएगा कि एक समय ऐसा था जब लोग जंगलों में रहते थे, ठीक है, वो खेती बाड़ी नहीं आई थी, हंटिंग एंड गैदरिंग कर रहे थे, एक समय ऐसा होगा, ठीक है ना, तो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होगी, क्योंकि क्या पता हंटिंग गैदरिंग में गए, कोई शिकार शिकारी को खा गया, कभी शिकारी शिकार को खा गया, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, स्टेबिलिटी थी नहीं, लोग बहुत ज़्यादा मरते थे। ये फिर इसके बाद एक समय आएगा, लोग एग्रीकल्चर करना सीखेंगे, छोटी छोटी कॉलोनियस बनेगी, ठीक है, छोटे छोटे जगह बनेगी, किंगडम बनेंगे, तो लोगों ने थोड़ा जीना सीखा, खेती करना सीखा, ठीक है, फिर थोड़ी पॉपुलेशन बढ़ी, ठीक है ना, ठीक है, फिर एक फेस आएगा पॉपुलेशन बढ़ी। उसके बाद कई सालों बाद एक फेस और आएगा जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद लोगों को जॉब मिलने लगी, नई जॉब के तरीके ढूंढे लोगों ने, एग्रीकल्चर के अलावा बाकी एक्टिविटीज़ ढूंढी, जहाँ पे जिसकी वजह से लोगों की लाइफ थोड़ी लीजर हुई, फिर और अच्छी चीज़ें आई है, मेडिकल सुविधा अच्छी हुई है, बाद में कुछ और अच्छा हुआ है, तो इसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे बढ़ी है दुनिया के अंदर पिछले कई हज़ारों सालों में से लेके अभी तक का, ठीक है। तो यही है ट्रेंड इन पॉपुलेशन ग्रोथ। मेरे ख्याल से जो मैंने अभी बोला है यहाँ पे, यही कंप्लीट पॉपुलेशन ग्रोथ का ट्रेंड है, और इसी को हमको लिखना है बुकिश लैंग्वेज में या अपनी लैंग्वेज में, देख लो, बस थोड़ा बहुत डाटा बुक का याद होना चाहिए, जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ अर्थ इज़ मोर देन 7 बिलियन, ये लिखने के लिए अच्छी लाइन है भाई। पॉपुलेशन ग्रोथ को एक्सप्लेन कर रहे हो तो शुरुआत में ही डेटा बता दो कि आपको कुछ आता है।
इसके बाद इट हैज़ ग्रोथ टू दिस साइज ओवर सेंचुरीज लगा दी है इस समय तक पहुंचने में 7 बिलियन तक का। एकदम तो 7 बिलियन नहीं भी होगी, ठीक है ना। आफ्टर द इवोल्यूशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है ना, 12,000 से लेके जो 8,000 ईयर पहले तक का जो हमारे पास उस समय जो एग्रीकल्चर वगैरह आया, तो उसके उस समय क्या था, पॉपुलेशन थोड़ी सी कम थी हमारे पास, स्मॉल थी, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा आया नहीं था, आ ही रहा था उस समय पे, ठीक है ना। कंपटीशन बहुत ज़्यादा था उस समय, रफली 8 मिलियन के आसपास पॉपुलेशन थी। 8 मिलियन बोले हिंदी में तो 80 लाख के आसपास। फिर उसके बाद फर्स्ट सेंचुरी आते आते जैसे जैसे एग्रीकल्चर को हम अडॉप्ट करने लगे, ठीक है, छोटे छोटे किंगडम बनने लगे, तो फर्स्ट एडी तक का, ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ किस तक का कितनी हो गई पॉपुलेशन, 300 मिलियन, यानी कि 3 करोड़ तक का पहुंच गई। 12,000 से लेके कितना फर्स्ट एडी तक का पहुँचते पहुँचते पॉपुलेशन कितनी बन गई, 3 करोड़ 30 मिलियन के आसपास। उसके बाद हमारे पास 16 सेंचुरी और 17 सेंचुरी का थोड़ा सा डेटा बता दो भाई, लिखने के लिए काफ़ी अच्छा है। आगे थोड़ा सा डायग्राम वगैरह देखेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो 16 और 17 सेंचुरी में हम लोग जानते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, ब्रिटिश से शुरू हुआ, तो उसके बाद बाकी कंट्रीज़ में फैला, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज आई, नई जो अपॉर्चुनिटी आई, तो वहाँ पे हम इस समय को हम बोलते हैं पॉपुलेशन का रैपिड ग्रोथ का टाइम। यहाँ से पॉपुलेशन खतरनाक तरीके से ग्रोथ होने लगी थी, यूरोप की, अमेरिका की वगैरह वगैरह, या बाकी जगह जहाँ भी इंडस्ट्रीज आई। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं इसको 16-17 सेंचुरी को। ये डेटा तो याद होना ही चाहिए, हर जगह लिखोगे हर आंसर में जहाँ भी ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है। इसके बाद 1750 से लेके 1750 में एट द डाउन ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की सुबह इसको बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद पॉपुलेशन जस्ट एक्सप्लोडेड हुई है, 40 है एकदम से, ठीक है ना, 18वीं शताब्दी तक का। या उसके बाद तो और ख़तरनाक तरीके से फिर टेक्नोलॉजी आपकी वहाँ एडवांसमेंट हुआ है, फिर डेथ रेट मेडिकल की अच्छी होने से डेथ रेट कम हो गया है, ठीक है। और ठीक है, ये सब कारण की वजह से क्या हुआ, पॉपुलेशन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ी है, ठीक है ना। और ये सब कारण है जिसकी वजह से जो एक्सेलरेशन है पॉपुलेशन ग्रोथ को वो मिला है। तो ये क्या है, ट्रेंड है पॉपुलेशन ग्रोथ का, ठीक है ना, विद इन द सेवरल ईयर्स, बहुत सारे ईयर्स, सालों तक का, सेंचुरीज का हिसाब किताब है ये ऑलमोस्ट, जो मोटा मोटा लिखा है हमने, एक आइडिया जैसा आ गया होगा माइंड में। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम है, एक बार देख लो इसको, ठीक है ना। ये एक समय एग्रीकल्चर स्प्रेड हुआ होगा, यहाँ पर पॉपुलेशन थोड़ी कम होगी, ठीक है ना। फिर जो एक्सप्लोरेशन और कॉलोनियल का सेटलमेंट का टाइम था यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक, इसके बाद इंडस्ट्रीज़ वगैरह आई होगी, तो इंडस्ट्रीज़ में और अच्छे से पॉपुलेशन बढ़ी। फिर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आया, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन के बाद सैनिटेशन वगैरह, मेडिकल सुविधाएं बढ़ी, लोगों को साफ़ सफाई बढ़ी। फिर बायोटेक्नोलॉजी आई, साइंस और आगे बढ़ी, साइंस और आगे पहुंची हमारी। फिर इसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर का ज़माना आ गया, ठीक है ना। तो धीरे धीरे जो हमने डेवलपमेंट किया है वो इसी का एक फेज़ है। एग्जाम में डायग्राम बनाने के लिए तो नहीं आएगा, बट हाँ एक बार इस डायग्राम को एनालाइज जरूर कर लेना, ठीक है ना। कि यहाँ पे 1 बिलियन के आसपास पॉपुलेशन थी 1830 में, फिर 1930 में 2 मिलियन के आसपास थी, ठीक है। इसको नहीं भी देखोगे तो भी चल जाएगा, बट एक आइडिया लेने के लिए देख सकते हो बस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको तो कंफर्म देख लेना। ऐसी जो चीज़ें होती हैं इनको रोज़ देखा करो, ये डेटा वगैरह एक दिन में याद नहीं होते हैं। एनसीईआरटी में बहुत सारे डेटास हैं, ठीक है ना। इनको मार्क कर लिया, पेज फोल्ड कर दिया, ठीक है ना। इनको एक बार देखते रहो करो हफ्ते में कम से कम एक बार। अब यहाँ पे देखते हैं कि पॉपुलेशन डबलिंग का टाइम पूछेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक एवरेज दे रखा है कि 10,000 BC में, इसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। अगर यही देख लिया तो इसी को याद कर लो, इसी के अकॉर्डिंग आंसर लिख लो। सो 1000 BC में बिफोर द क्रस्ट में कितनी पॉपुलेशन थी, 5 मिलियन यानी कि 50 लाख के आसपास। 1650 आते आते हमारी पॉपुलेशन कितनी हो गई, 500 मिलियन। ये हमारा था पहला डबलिंग टाइम, ठीक है ना। पॉपुलेशन डबल यहाँ पर पहली बार हुई थी और इसने लिए थे 1500 साल। कितनी, 1500 साल, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा पॉपुलेशन ग्रोथ था वो आया था 1804 में, ठीक है ना। जब पॉपुलेशन हमारी 500 मिलियन से 1000 मिलियन हो गई थी, 1000 मिलियन यानी कि 100 करोड़, ठीक है। तो ये हुआ था 154 ईयर्स में। जस्ट सोच के देखो, पहले पॉपुलेशन ग्रोथ को कितने लग गए, 1500 साल, फिर कितने साल में डबल हो गई, 154 में ईयर्स में। इसके बाद 1927 आते आते मात्र 123 ईयर्स के अंदर पॉपुलेशन फिर 100 करोड़ से डबल होकर 200 करोड़ हो गई। फिर 1974 में 47 ईयर के बाद ही, जस्ट देखो टाइम कम होते जा रहा है डबलिंग का, पॉपुलेशन क्या कितनी हो गई, 400 मिलियन यानी कि 4000 मिलियन यानी कि 400 करोड़ के आसपास। फिर 2025 तक का जो हमारी पॉपुलेशन का एस्टिमेशन है, यहाँ पे थोड़ा सा पॉपुलेशन धीरे धीरे करके अब इंक्रीज़ होगी। पॉपुलेशन मतलब ग्रोथ का जो टाइम है, डबल का टाइम है, वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि अब ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ रहा है धीरे धीरे। लोग समझ रहे हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने का फ़ायदा नहीं है,
या फिर जो जो लाइफ है वो थोड़ी टफ होती जा रही है, तो अब पॉपुलेशन ग्रोथ तो धीरे धीरे कम होगी। ठीक है, तो ये क्या है, अब 2025 तक एक एस्टिमेशन है कि यहाँ पर पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, अभी हुई नहीं है। जब 800 करोड़ हो जाएंगे तो डबलिंग का हो जाएगा, समझ लेना, तब डबल हो चुकी है पॉपुलेशन। ओके, इसके बाद बाकी डाटा देखते हैं आगे। होप कि इतना समझ गए होंगे। इसको एक बार बस देख लेना, ठीक है ना, इसको एक बार देख लेना, फिर इसको बीच बीच में देखते रहना, याद हो जाएगा ये। और ये जो नंबर हैं ये थोड़े से इंपॉर्टेंट जैसे हैं, ठीक है ना, लिखने के काम आ जाते हैं। कभी कुछ डाटा लिखना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये डेटा एक दो बार देखा होगा तो इससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा, और इससे ही आप काफ़ी आधे पेज का या एक पेज का तो पूरा कंप्लीटली लिख सकते हो और इसको बना भी सकते हो। ठीक है ना, एक दो बार देखने के बाद ये याद हो जाता है, फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। इसके बाद स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, ठीक है ना। अब इसको समझ लेते हैं कि स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज में ये क्या कह रहा है, कि ये कहना चाह रहा है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है डिफरेंट पार्ट की वर्ल्ड, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कैन बी कंपेयर्ड, उनको आप कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है ना, उनकी कंपैरिजन करने का बता सकते हो कि किसी कॉन्टिनेंट की हालत कैसी होगी, वहाँ पे कैसा क्लाइमेट होगा वगैरह वगैरह। ठीक है, मतलब पूरी बात यही होती है कि किसी भी जगह का डाटा जो होता है पॉपुलेशन को हो या किसी भी चीज़ का हो, वो आपको इनसाइड स्टोरी सारी दे देता है। यही ताकत होती है जोग्राफर की। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज लो इन द डेवलप कंट्रीज। ठीक है, कंपेयर कैसे कर सकते हो कि जो डेवलप कंट्रीज होगी वहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होगी, कम होगी। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज जो अभी डेवलप हो रही है वहाँ पे पॉपुलेशन डेवलप क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसके बाद देयर इज़ अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ में। ये हमेशा सही नहीं होता है, याद रखना, बट एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होगी, क्योंकि इनके बीच में क्या नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, डेवलपमेंट ज़्यादा तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम। ठीक है, इसके बाद एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, जैसे कि 1.4% है हमारा। अब ये हमें देखने में थोड़ा कम लगता है। अब देखो, जैसे आप सोच रहे होगे कि 1000 लोगों में 1.4% कितना हो जाएगा, 10 लोग। ठीक है ना, एक साल में 1000 लोगों में 10 लोग बढ़ गए, कुछ ज़्यादा नहीं लगा सोच के। ठीक है ना, ये लो लगता है हमको, बट ऐसा होता नहीं है। बताऊँ क्यों? क्योंकि जस्ट आप सोच के देखो कि इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे पॉपुलेशन अभी 130 करोड़ है, चलो 130 करोड़ छोड़ो, खाली 100 करोड़ ही लगाओ, तो 100 करोड़ का 10% 1.4% कितना हो जाता है, सीधे सीधे 1,40,00,000। ये वो पॉपुलेशन है जो हर साल ऐड हो रही है कंट्री के अंदर। ठीक है, लेकिन हमारी 100 करोड़ नहीं, पॉपुलेशन 130 करोड़ है। तो यानी कि 2 करोड़ से ज़्यादा, 2-2.5 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन हर साल एक्स्ट्रा ऐड हो रही है कंट्री के अंदर। ठीक है ना, तो पॉपुलेशन 1.4 करोड़ देखने में कम लगता है, लेकिन रियलिटी में बहुत ज़्यादा है। मतलब ये एक आइडिया दे रहा है। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि कम लगती है हमें स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज में। ठीक है, कि जब स्मॉल एनुअल रेट इज़ अप्लाइड हुआ, जब छोटा सा भी आप एक एनुअल ग्रोथ रेट जो है 1% का भी 100 करोड़ वाली पॉपुलेशन में लगाओगे, तो आप समझोगे कि पॉपुलेशन चेंज कितना ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ये हमको कम लगता है, बट ये रियलिटी में ज़्यादा है जब आपको रियल आईने से दिखोगे तो। बट यहाँ पे इवन इफ द ग्रोथ रेट कंटिन्यू टू डिक्लाइन, जब ग्रोथ रेट हमारा कम भी हो रहा होगा, तब भी जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन ग्रो है हर साल, वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सपोज करो पहले हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.4% था। ठीक है, कितना था, 2.4% था, अब वो हो गया 1.4%। ठीक है, बट वो 1.4% भी बहुत ज़्यादा है रियलिटी में। ठीक है, खुद सोच के देखो कि एक समय 2%, 2.4% था, बट अभी भी 100 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन में 1.4% कितना सारा हुआ। ठीक है, तो यही चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा है। द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट मे हैव इंक्रीज, तो जो इन्फेंट, जो चाइल्ड की जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, मे हैव इंक्रीज एज द डेथ रेट ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। सो इफ़ द ग्रोथ रेट कंटिन्यू टू डिक्लाइन, अगर जो ग्रोथ रेट है अगर वो डिक्लाइन भी हो रही है, ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन ग्रो ईच अदर, फिर भी जो टोटल पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी हर साल। ठीक है, जो नीचे जो आपको ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ को देख के आप एक चीज़ समझ सकते हो कि आपको यहाँ से कुछ डेटा वगैरह याद करने पड़ेंगे। जैसे जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो पहले 1.6% थी, अब कितनी है, 1.2% है। अब 700 बिलियन में, मतलब 700 करोड़ में, ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 1.2 भी। अब यहाँ से एक दो चीज़ और देखनी है, जैसे जो ये अफ्रीका है, अफ्रीका में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पहले कितनी थी, 2.4% थी सबसे ज़्यादा, अब कितनी है, 2.6%, और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, सबसे ज़्यादा यहीं की है। कोई पूछेगा कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहाँ की है, कहाँ होती है, तो वो होती है अफ्रीका में। फिर अफ्रीका के बाद सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहाँ होती है, वो होती है यूरोप में, कितनी, 0.1%। ठीक है, पहले कितनी होती थी, 1990 से 1995 के बीच में 0.2%। ठीक है, अब कितनी होती है, 0.1%।
एक बार डेटा देखना जरूरी है, बस एक बार देख लो याद हो जाएगा। बाकी कॉन्टिनेंट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है, मतलब दे रखा है इनने एक ऑर्डर में, एक बार याद कर लेना इसको कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहाँ होगी, अफ्रीका में होगी। ठीक है, अफ्रीका के बाद सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कहाँ होती है, ओशियनिया में। देखो एशिया में आप गलती से टिक मत कर देना, ठीक है ना। अगर यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा आंसर आपका MCQs में क्वेश्चन, तो यहाँ पे हो सकता है वो आपको यूरोप के बाद, सॉरी अफ्रीका के बाद उनने इंडिया एशिया दे रखा हो और आपको लगे कि एशिया की पॉपुलेशन बहुत है, लेकिन बट ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ग्रोथ रेट भी सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कहाँ है, यूरोप अफ्रीका में, फिर कहाँ है ओशियनिया में, फिर है कहाँ पे, एशिया में। ठीक है, फिर कहाँ पर है, एशिया में। ठीक है ना, 1.0%। ठीक है ना, फिर एशिया के बाद कहाँ है, लैटिन अमेरिका में। लैटिन अमेरिका के बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर यूरोप। एक बार सीक्वेंस देख लेना, इससे सीक्वेंस बनाते हुए 2010 और 15 के अकॉर्डिंग यही आएगा, यहीं से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं पूछने के लिए, तो वो घुमा फिरा के आपका इन्हीं डेटा में से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, ये देख लेते हैं। तो एक जो छोटी सी पॉपुलेशन ग्रोथ भी होती है, स्मॉल इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज़ डिज़ायरेबल, वो चाहिए होती है हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। भाई इकोनॉमिक ग्रोथ तभी तो होगी ना जब लोग होंगे, जब स्किल्ड लोग होंगे, लोगों में एजुकेशन होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी रन होगी, तो पॉपुलेशन ग्रोथ चाहिए होती है। बट जब हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हद से ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना, सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हो जाए, तो ये प्रॉब्लम है हमारे लिए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम बनती है। ठीक है, ऑफ दिस द डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज इज द मेन सीरियस, क्योंकि जब पॉपुलेशन हद से ज़्यादा ग्रोथ हो रही है तो पॉपुलेशन में क्या होगा, रिसोर्सेज का जो रिसोर्सेज में जो पॉपुलेशन का लोड है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे, पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो पॉपुलेशन डिक्लाइन इज़ ऑल्सो अ मैटर ऑफ कंसर्न। ठीक है ना, इसके साथ क्या होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज भी मैटर ऑफ कंसर्न होता है, बट पॉपुलेशन डिक्रीज भी होता है। ठीक है ना, तो इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज में दोनों चीज़ लिख सकते हो, ज़्यादा ग्रोथ भी गंदी, ठीक है, कम ग्रोथ भी गंदी, एक स्टेबल पॉपुलेशन रहे वही बेस्ट है। ठीक है ना, तो इसके बाद है द एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया इज़ 1.64%। ये एक डेटा है जो एग्ज़ाम में आए या ना आए, भाई आप किसी भी आंसर में लिख सकते हो, यूनिफॉर्म है डेटा, ठीक है ना, यूनिवर्सल डेटा है, इंडिया के पर्सपेक्टिव पे है, तो कहीं ना कहीं तो इसको चिपका ही देना है, बस याद रखना है इसको, 1.64%। इसके जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी होती है इसके बाद, तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या बताएगी आपको, ये आपको बताएगी कि जो पॉपुलेशन चेंज होती है वो कैसे होती है, कि सबसे पहले किसी जगह की पॉपुलेशन हाई बर्थ रेट हो जाती है वहाँ पे, और हाई डेथ रेट भी होती है किसी जगह पे, और उस फेज से जहाँ पे हाई बर्थ और हाई डेथ रेट है, उस फेज से हमारे पास जो लो बर्थ और लो डेथ का जो फेज़ है, ठीक है, जहाँ पे बच्चे कम पैदा हो रहे हैं और मर भी कम रहे हैं, यानी कि स्टेबल पॉपुलेशन तक का जो फेज़ है, उस फेज़ में जो हम रूरल एग्रीगियन सोसाइटी से इलिटरेसी से हम अर्बन इंडस्ट्रियल से लिटरेट सोसाइटी तक कैसे पहुंच रहे हैं, ठीक है, अनपढ़ सोसाइटी से पढ़ी लिखी सोसाइटी तक का कैसे पहुंच रहे हैं, लोग जहाँ पे ज़्यादा मर रहे थे, ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही थी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई था, से हम एक स्टेबल पॉपुलेशन में कैसे पहुँचे, कि जो ये चेंज होगा ना, जो चेंज है वही है डेमोग्राफिक साइकिल। डेमोग्राफिक साइकिल क्या है, कि पॉपुलेशन चेंज जो हो रखा है, ठीक है, हाई बर्थ और हाई डेथ रेट से, ठीक है, लो बर्थ और लो डेथ रेट तक का सफ़र, ठीक है, स्टेबिलिटी का सफ़र जो होगा, यही होगा क्या, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। और ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के वजह से या डेमोग्राफिक साइकिल के वजह से हम लोग किसी जगह की फ्यूचर पॉपुलेशन को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा डायग्राम है, ये देख सकते हो कि किस तरीके से रूरल एग्रीगियन से हम अर्बन इंडस्ट्रियल तक पहुंच रहे हैं। जो ट्रांजिशन है इसको हम इसके अंदर पढ़ेंगे, आगे देखते हैं। ठीक है, तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के अंदर 3 स्टेज आते हैं। फर्स्ट स्टेज होता है जो जहाँ पे जो फर्टिलिटी है वो काफ़ी हाई है, और जो मोर्टिलिटी मृत्यु दर है वो भी काफ़ी हाई है, क्योंकि जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैदा होते हैं, और उसके साथ लोग जो हैं जो जितने पैदा हो रहे हैं उसके साथ उसको कंपनसेट कैसे करते हैं, मर के। लोग मर भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, किसके वजह से, ठीक है, फूड सप्लाई ना मिलने की वजह से, बीमारियों की वजह से, मेडिकल सुविधा इस समय अच्छी नहीं है, ये फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो, पॉपुलेशन जो ग्रोथ है इस वक्त का वो स्लो है। ग्रोथ कम कैसे हो गया, आप कहोगे बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, भाई पैदा हो रहे हैं तो मर भी तो रहे हैं, तो पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो गया। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन होगी यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में वो एग्रीकल्चर में होगी, इंगेज होगी। ठीक है, और जो लाइफ एक्सपेंडेंसी होगी, जो मतलब कि जिंदा रहने की जो दर होगी वो भी कम होगी। ठीक है ना, ज़्यादातर बच्चे ही होंगे इस समय पे, बड़े लोगों की पॉपुलेशन कम होगी, पैदा ज़्यादा हो रहे होंगे, मर भी ज़्यादा रहे होंगे। इलिटरेट होगी, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी कम होगी, ठीक है ना, और
ये जो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, आज से 200 साल पहले दुनिया की जितनी भी कंट्रीज़ थी सब इस फर्स्ट स्टेज में है। कुछ कंट्रीज़ इस स्टेज से बाहर निकल गई है, कुछ इस कंट्री इस स्टेज से बाहर निकलने वाली है, कुछ कंट्रीज़ थोड़े टाइम बाद इस स्टेज से बाहर निकलेगी। इसके बाद है सेकंड स्टेज, ठीक है। पहला स्टेज समझ गए, हाई बर्थ और लो डेथ रेट। फिर सेकंड स्टेज क्या है, सेकंड स्टेज में फर्टिलिटी रिमेन हाई, ठीक है। यहाँ पर फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्यों? क्योंकि सेकंड स्टेज में क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो मॉर्टिलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है, वो क्या हो गया, कम हो गया। नहीं, मृत्युलिटी जो, हाँ, जो मॉर्टिलिटी रेट है वो क्या हो गया, कम हो गया। पर जो आपका बर्थ रेट है, ठीक है ना, बर्थ रेट है, ठीक है ना, ये क्या रहा, ये हाई रहा, आपका बर्थ रेट हाई रहा, पर जो मॉर्टिलिटी रेट है वो कम हो गया। मतलब लोग मर कम रहे हैं, पैदा ज़्यादा हो रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली सेकंड स्टेज में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इसका एक कारण और भी है, लोग कम क्यों मर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सैनिटेशन, ठीक है ना, साफ सफाई, जो सैनिटेशन है, हेल्थ केयर है, ठीक है ना, मेडिसिन वगैरह, लोग दवाई खा के जिंदा हो जा रहे हैं, जिंदा रह ले रहे हैं। किसी को पहले कोई बीमारियाँ होती थी, दवाई ना मिलने के कारण मर जाता था, बट अब मेडिकल सुविधा अच्छी होने के कारण क्या होने लगा कि डेथ रेट भी कम होने लगे, ठीक है। तो ये क्या है, सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, लोग ज़्यादा पैदा भी हुए, ठीक है, ज़्यादा मरे भी, तो पॉपुलेशन क्या हुई, ग्रोथ रेट कम ही रही। बट दूसरे में क्या हुआ कि जो हेल्थ केयर के अच्छे होने से बच्चे ज़्यादा पैदा हुए बट मरे कम। फिर इसके बाद थर्ड स्टेज आ जाती है। थर्ड स्टेज में क्या होगा, थर्ड स्टेज को हम बोलते हैं लास्ट स्टेज। अब लास्ट स्टेज में क्या होगा, पॉपुलेशन समझदार हो जाएगी, पढ़ी लिखी हो जाएगी, अर्बनाइज हो जाएगी, लिटरेट हो जाएगी, टेक्नोलॉजिकली टेक्नोलॉजी को समझने लगेगी, ठीक है। कंपटीशन हाई हो जाएगा उनके बीच में। तो वो लोग क्या करेंगे, लेट मैरिज वगैरह बहुत सारे कारण होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, बर्थ रेट कम हो जाएगा, ठीक है, बर्थ रेट कम हो जाएगा, ठीक है ना। और जो मॉर्टिलिटी रेट है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। जो मृत्यु दर है वो भी कम, बर्थ रेट भी कम, जिसके वजह से जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है ना, कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है ना। फैमिली साइज एक प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। होप की समझ गए होंगे इसको, तीन स्टेजेस को, ठीक है ना। पहले में पॉपुलेशन क्या होगा, ग्रोथ रेट ज़्यादा, बर्थ रेट भी ज़्यादा, ठीक है। दूसरे में क्या हो जाएगा, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा, मृत्यु दर कम हो जाएगी। लेकिन तीसरे में मृत्यु दर कम रहेगी, लेकिन साथ ही साथ ग्रोथ रेट भी कम हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद इसको अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर से देखो भाई, स्टेज फर्स्ट का एग्जांपल ले रहे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है। वो कहाँ है, बांग्लादेश में, या जो रेन फॉरेस्ट वगैरह वाली जगह होती है जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, ट्राइबल एरियाज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वहाँ भी ये होता है कि पैदा बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मर भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। तो बांग्लादेश का एग्जाम्पल या रेन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल दोनों याद रखना। ये डायग्राम बुक के अंदर से लिया गया है तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ये डायग्राम बनाने के बाद प्रैक्टिस भी कर लेना। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। इसके बाद सेकंड स्टेज है, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिंग स्टेज, ठीक है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ भी रही है और जो मोर्टिलिटी है वो थोड़ी कम हो गई है, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ रही है बट मोर्टिलिटी क्या हो गई है, वो कम हो गई है, ठीक है। इसमें सेकंड स्टेज में मोर्टिलिटी कम हो गई है, ठीक है। मृत्यु दर कम हो गई है मेडिकल सुविधाओं की वजह से, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है। एग्जाम्पल पेरू, पेरू में भी क्या है, पॉपुलेशन बढ़ रही है और क्योंकि मेडिकल सुविधाएं जो है वो बढ़ रही हैं और बर्थ रेट बहुत हाई है। पेरू और श्रीलंका, केनिया, ये इसके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल याद रखना क्योंकि बुक के अंदर से हैं, डायरेक्टली आ सकते हैं, नहीं भी आएंगे तब भी याद कर लेना, एग्जाम में लिखने के काम आएंगे, ठीक है। थर्ड स्टेज क्या है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो कम ग्रोथ हो रही है, ठीक है, ग्रोथ भी कम है और डेथ भी कम है, ठीक है, दोनों मिनिमम लेवल पे है, ठीक है। ये कौन सी कंट्री है, डेवलप कंट्रीज़ है, कनाडा, जापान, यूएसए। ये एग्जाम्पल तो याद रख ही लेना, बाकी तो बाद में कर ही लोगे, ठीक है। जो डेवलप कंट्रीज है वो थर्ड के अंदर आ जाएगी। तो यही डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, यही तीनों क्या हो जाती है, इनके बीच में जो चेंज होता है इसी को हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोलते हैं और जो चेंज है उसको डेमोग्राफिक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। यही है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जो एक समय के साथ होती है, किस तरीके से होती है समझ गए होंगे आप, ठीक है। इसकी बात है पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स क्या हो सकते हैं, जैसे फैमिली प्लानिंग है। फैमिली प्लानिंग इज द स्पेसिंग और द प्रिवेंटिंग द बर्थ ऑफ अ चिल्ड्रन। एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विंग द सिग्निफिकेंट फैक्टर्स इज लिमिटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है ना।
फैमिली प्लानिंग करना, पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे कर सकते हो? फैमिली प्लानिंग के थ्रू आप बता सकते हो कि मतलब वुमेन की जो वो है, जो एजुकेशन है, जो हेल्थ है, उसको इम्प्रूव कर सकते हो, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम कर सकते हो फैमिली प्लानिंग के थ्रू। ठीक है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं, ये जो टैक्स डिसइंसेंटिव्स दे सकते हो आप, कि ज़्यादा बच्चे पैदा होने में टैक्स ज़्यादा लगेगा आप पे, ठीक है, वगैरह वगैरह डरा सकते हो उनको, या कॉन्ट्रासेप्टिव्स दे सकते हो उनको, ठीक है ना, फॉर लार्ज फैमिलीज़ को, मतलब जो होंगी, ठीक है ना, उन लोगों के लिए ये मेजर्स ले सकते हो आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। बाकी बहुत कुछ आप जानते हो, एग्जाम में लिखने के लिए आपके पास बहुत सारा डाटा ऑलरेडी होगा। थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से फैमिली प्लानिंग वगैरह ये लिखना सीख लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट इसके बाद आ जाएगा थॉमस माल्थ्यूस, ये 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ सकते हैं, या 1 नंबर में ही पूछेगा मेनली, कि थॉमस माल्थ्यूस की थ्योरी क्या थी, 1978 में आई थी, ठीक है। तो थॉमस माल्थ्यूस ने अपनी जो पॉपुलेशन डेमोग्राफिक थ्योरी थी उसके अंदर बोला था कि जो नंबर ऑफ पीपल है, ठीक है ना, इनने पॉपुलेशन की थ्योरी दी थी थॉमस माल्थ्यूस ने, तो इनने उस थ्योरी में बोला था कि जो पीपल है, पीपल विल इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई, ठीक है ना, जो नंबर ऑफ पीपल हैं, जो लोग हैं, वो फूड सप्लाई की कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे। किसने कहा था? माल्थ्यूस ने कहा था, ठीक है। इसके वजह से क्या होगा कि अगर एक लिमिट से ज़्यादा एनी फर्दर इंक्रीज वुड लिमिट टू द फर्दर पॉपुलेशन क्रैश, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन क्रैश हो जाएगी। कैसे? मतलब जब किसी जगह पे पॉपुलेशन हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना, फूड सप्लाई कम रहेगी, तो उसकी वजह से अलग अलग चीज़ें होने लगेंगी, जैसे फैमाइन आएगा वहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है, भूखमरी फैल जाएगी, बीमारियाँ फैल जाएगी। अब ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से क्या हो जाएगी? वार जैसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी उस जगह पे, ठीक है ना। तो इनने इसके लिए कहा था कि जो प्रिवेंटिव चेक्स है, कि मतलब पॉपुलेशन को बढ़ने से पहले ही रोक लो, वो ज़्यादा अच्छे हैं फिजिकल चेक्स से, ठीक है ना। फिजिकल चेक्स मतलब कि समझ रहे होंगे आप, वार वगैरह, फेमाइन डिजीज़, इन सबसे अच्छा है कि पहले ही आप पॉपुलेशन को ज़्यादा बढ़ने से रोक लो, ठीक है। फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ आर रिसोर्सेज द वर्ल्ड विल हैव टू कंट्रोल द रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज। हमारी दुनिया की जो सस्टेनेबिलिटी है उसके लिए जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसको हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। किसने कहा था? माल्थ्यूस ने कहा था। वेल, इनकी थ्योरी पूरी तरीके से सही नहीं है, लेकिन हमें एनसीईआरटी की ज़्यादा डिबेट वगैरह देखने को नहीं मिलेगी, तो सिंपली आपको क्या करना है कि कुल मिला के थॉमस माल्थ्यूस ने 1798 में जो अपनी थ्योरी के अंदर कहा था, ठीक है ना, उसको याद कर लेना है। क्या कहा था कि जो लोग हैं अगर वो हद से ज़्यादा बढ़ेंगे, फास्टर देन फूड सप्लाई से ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन एक समय में आके क्रैश हो जाएगी, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, या जो जो किसके वजह से हो सकता है? फेमाइन के, डिजीज़ के, वार के वजह से, ठीक है। तो उनने एक चीज़ और कही थी कि जो प्रिवेंटिव चेक्स हैं, यानी कि पहले ही रोक लो को, वो ज़्यादा अच्छे हैं फिजिकल चेक्स से, ठीक है ना, कि कोई फेमाइन वगैरह, बाढ़ वगैरह आ जाए या वार हो जाए, उससे अच्छा ये है कि पहले ही पॉपुलेशन को हद से ज़्यादा बढ़ने से रोक लो, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बहुत अच्छी लाइन कही थी कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ आर रिसोर्सेज, ठीक है ना, फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ आर रिसोर्सेज द वर्ल्ड विल हैव टू कंट्रोल द रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज, ठीक है। जो बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में इतना ही है, बस इसके आगे क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और वैसे भी क्वेश्चन आंसर्स में जितना भी कुछ होगा वो बुक के अंदर गिवन ही है, मतलब जो अभी तक पढ़ा था हमने उसके अंदर गिवन ही है। तो क्वेश्चन आंसर ईजी ही है, 5 थोड़ी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले है हमारे पास एमसीक्यूज वगैरह, तो एमसीक्यूज देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फैक्ट फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैव द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन? कौन से कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होती है? भाई सबसे अभी पढ़ा था अफ्रीका में, ठीक है, ऑप्शन, तो भाई अभी पढ़ा था अफ्रीका में होता है, ठीक है, तो अफ्रीका है, ठीक है, कोई इसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पता है क्या है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ स्पेर्स पॉपुलेशन? जहाँ पॉपुलेशन कम है, इनमें से कौन सा वो एरिया नहीं है? अरे भाई ये देखो ना, साउथ ईस्ट एशिया, एशिया का साउथ, ठीक है, ये साउथ, ये ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे इंडिया, बांग्लादेश वगैरह, ठीक है ना, जापान तक का, साउथ कोरिया तक का, ठीक है, इंडोनेशिया वगैरह सब यही तो हैं पॉपुलेशन वाली कंट्री, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया। तो ये स्पेस पॉपुलेशन तो नहीं है यहाँ पे, ये तो डेंसली पॉपुलेटेड वाले एरिया हैं। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पुश फैक्टर, ठीक है, जो आपको बाहर निकाल रहा है। देखो एपिडेमिक है, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी किसी जगह पे होगी तो पुश फैक्टर है, बाहर निकालेगा आपको। किसी जगह पे पानी की कमी होगी तो वो भी पुश फैक्टर है। पर मेडिकल और एजुकेशन फैसिलिटी कहीं पे अच्छी है और वो पुश फैक्टर है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। ये तो पुल फैक्टर होता है ना, मेडिकल और एजुकेशन फैसिलिटीज़ का होना आपको अपनी तरफ खींचता है, ये बाहर नहीं निकालता, ठीक है। तो ये वाला गलत है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी को आप करेक्ट करोगे कि ये नहीं है पुश फैक्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद फोर्थ वाला देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट? ठीक है, तो ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज मोर देन 10 टाइम्स ड्यूरिंग द पास्ट 500 ईयर। सही बात है भाई, इंक्रीज बहुत ज़्यादा हुई है।
इट टुक 100 ईयर फॉर द पॉपुलेशन टू राइज फ्रॉम 5 बिलियन टू 6 बिलियन, ठीक है ना, 500 करोड़ से 600 करोड़ होने में इसको 100 साल लग गए। नहीं, ये नहीं था, ठीक है, ये तो गलत है, ये फैक्ट नहीं है, ठीक है, ये गलत है। पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ हाई इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, हाँ ये है, ठीक है, तो नॉट में बी वाले को टिक कर देंगे तो बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसके अकॉर्डिंग में से गलत हो जाएगा लेकिन आंसर में बी वाला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेम द 3 जोग्राफिकल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यार पीछे ही पढ़ा था, 30 वर्ड का है, बहुत आसान है, ठीक है ना। कौन कौन से 3 फैक्टर्स थे जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते थे? पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है ना, बर्थ रेट सॉरी, और इसके अलावा डेथ रेट हो जाएगा, फिर माइग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अभी पीछे पढ़े थे उनके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है, तो सारा डाटा अवेलेबल है इसके अंदर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, देयर इज़ अ नंबर ऑफ एरियाज विद हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड, वाई डज दिस हैपन? भाई सिंपली आपसे फैक्टर पूछ रहा है कि कुछ एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है। देखो सबसे पहले ना, बाकी चीज़ याद आए ना आए, इंडिया का एग्जाम्पल जरूर लिख देना, ठीक है, या साउथ ईस्ट एशिया का। तो इंडिया में क्या है ना कि इंडिया में आपका जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इंडिया में नॉर्थ से लेके साउथ तक का, ईस्ट से लेके वेस्ट तक का हमारे पास दुनिया की सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है, फर्टाइल ज़मीन है, ठीक है ना। यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा खासा होता है, एग्रीकल्चर अच्छा खासा होता है तो क्या होता है, पॉपुलेशन भी हमारे पास अच्छी खासी है, ठीक है। तो एक तो इंडिया का एग्जाम्पल ही लिख दोगे 30 वर्ड में, वही काफ़ी है, ठीक है ना। देयर आर नंबर ऑफ एरियाज विथ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड, वाई डज दिस हैपन? फैक्टर्स पूछेगा तो सीधे सीधे फैक्टर लिख सकते हो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 30 वर्ड के लिए तो बहुत ज़्यादा डेटा है हमारे पास, कोई कमी ही नहीं है उसके लिए, ठीक है ना, पीछे सब पढ़ लिया हमने। इसके बाद है व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, ठीक है ना। पॉपुलेशन चेंज के 3 कंपोनेंट, अच्छा ये कंपोनेंट है ना, तो ये होगा यहाँ पे बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। ऊपर कहता है 3 जोग्राफिकल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन, तो 3 जोग्राफिकल फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉपुलेशन को। अच्छा उसमें फैक्टर्स लिखने थे ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं जोग्राफिकल फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉपुलेशन को, पता है हमको कि जोग्राफिकल फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, या मतलब रिसोर्स या मिनरल इंडस्ट्री वाला फैक्टर हो जाएगा, इसके अलावा सोशल एंड कल्चरल वाला फैक्टर हो जाएगा। उन फैक्टर को लिख के थोड़ा बहुत उनके पार्ट्स लिख देना, डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उन्हीं को आप फर्स्ट के आंसर में लिख सकते हो। इसके बाद बर्थ रेट और डेथ रेट को डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है, तो बर्थ रेट हमको पता है क्या है, क्या होता है, ठीक है ना, और डेथ रेट भी पता है क्या है, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई वैसा डिफ़िकल्ट वाला नहीं है फैक्टर, पूरा डेटा अवेलेबल है हमारे पास बर्थ रेट और डेथ रेट में। और पुश फैक्टर और पुल फैक्टर भी हमने पीछे पूरा पढ़ ही लिया है, तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है जो हमको अलग से देखना है इनमें, ठीक है। सारे क्वेश्चन आंसर हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो को एक बार और देखना है तो देख लो, वैसे आपने जितना देखा है वीडियो को आप सारे क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो यहाँ से, कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है।